नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो बहुत ही बड़ी शुरुआत कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कि आज की जो शुरुआत बहुत अच्छी जाए, क्योंकि हमने कल उसका संकल्प लिया था। तो अब जो शुरुआत होगी वो श्रेष्ठ होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। शुरुआत है अपनी किस चीज़ को लेकर के, भारतीय राज्य व्यवस्था को, जो एम लक्ष्मीकांत यहाँ पूरी पढ़ाई जाएगी। उसकी जो पहली क्लास, यहाँ जो मेन टारगेट मैं पहले बता दूँ, वो है अपना पॉलिटी को मजबूत करना। टारगेट यही है, लक्ष्य तो ये है कि इसको इतना मजबूत कर लो। इसके साथ साथ मैं आपको फिर कह दूं कि बेयर एक्ट इसके साथ चलेगा। बेयर एक्ट का मतलब है कि जो भारतीय संविधान में यथावत लैंग्वेज लिखी हुई है आर्टिकल्स में, वो लैंग्वेज यहाँ आपको इस पर समझाई जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम बच्चों के काफ़ी आती है, तो उसको यहीं पे सुधारा जाएगा। साथ ही जो सरल भाषा में एम लक्ष्मीकांत लिखी हुई है वो भी आपको साथ साथ समझा दी जाएगी, इसमें कहीं दिक्कत आपके नहीं आएगी। पहली क्लास जो आज अपनी होगी वो संविधान की पृष्ठभूमि से ले होगी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज का अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। शुरू करते हैं अपन संवैधानिक ढांचे से। संवैधानिक ढांचे में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि 1608 के अंदर अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करना शुरू किया, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो आ तो गए थे 1600 में, सब जानते हैं, और उसके बाद में व्यापार करते करते 2-4 साल और लग गए उनको, तो 1608 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिस्टमेटिक रूप से यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर देती है। व्यापार करने का अधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा मिला था, और वो 1600 में मिल गया था। तो मैंने बताया ना, 1600 के अंदर वो आ गए थे, 1600 के अंदर आकर के अपना व्यापार एडजस्ट करने लगे। तो 1600 में जो अधिकार पत्र लेके आए थे वो केवल व्यापार करने के लिए यहाँ पर लेके आए थे, और इस प्रकार उन्होंने व्यापार यहाँ आकर के शुरू किया। मतलब एलिजाबेथ से 1600 में लिखवाया, 1608 में यह कंपनी सिस्टमेटिक काम करना शुरू कर देती। अब क्या होता है 1765 में, 1765 मतलब जब अंग्रेज 1600 में आए तो लगभग 150 साल बाद क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है वहाँ पर, चूँकि पहले से यहाँ पर राजस्व के मामले तो कंट्रोल में इनके थे ही, लेकिन अब दीवानी मामले भी जो है वो कंट्रोल करने लग गए। तो दीवानी मामलों के अंदर जो न्याय का क्षेत्र था वो भी इनको प्राप्त हो गया। मतलब अब यानी 1765 के अंदर इनके पास राजस्व के और दीवानी दोनों मामले जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के थे वो इनको मिल चुके थे। कहने का मतलब कि अब ये धीरे धीरे शासन के अंदर भागीदार हो रहे हैं। ये दिखाई देगी आपने को। अब भाई यहाँ राजस्व का मतलब तो पैसे का ही था, लेकिन दीवानी का मतलब यानी शासन व्यवस्था के संबंधित, तो वो मामले इनकी शुरुआत हो गए। अब क्या होता है, अब होती 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में क्राउन का शासन आता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब कंपनी का शासन नहीं होगा, क्राउन का शासन होगा। ठीक है, यानी वहां के राजमुकुट से शासन चलेगा और ब्रिटेन से शासन चलेगा। अब तक कंपनी चला रही थी, अब ब्रिटेन का क्राउन चलाएगा, जो कि वहां भी शासन कर ही रहा था। तो 1858 में क्राउन का शासन भारत में आता है। प्रत्यक्ष तो अपने हाथ में वो उसने ले लिया। ये शासन स्वतंत्रता प्राप्ति तक अब वहां से यानी 1857 से लेकर के और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति तक लगातार चलता रहा। इसीलिए अपने दो भागों में इसे बांटा है, 1773 से लेकर 1857 तक, और फिर उसके बाद 1857 यानी 1858 के एक्ट से लेकर के, और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के 1947 तक। तो इस प्रकार से फिर दूसरा तरीके, यानी पहला शासन जो था वो ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके थ्रू था, और उसके बाद में क्राउन के थ्रू चला शासन भारत में। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में किस प्रकार संविधान का विकास हुआ, वो दोनों जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में हम पढ़ेंगे, और वो दोनों हिस्सों में ही शासन वहां पर डेवलप होता भी है। अगली बात आती है कि इस हेतु 1946 के अंदर फिर बनी, 46 के अंदर फिर संविधान सभा बनी, और संविधान सभा बन के और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। यद्यपि संविधान और राज्य में सत्ता की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, डेफिनेटली होगी भाई। जो भी हमने संविधान बनाया उसके अंदर 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो लगभग क्या है, प्रभावित है, पूरा लगभग है ही उसमें। और साथ ही साथ ब्रिटेन का जो भी शासन व्यवस्था है उसका पूरा प्रभाव भारत पे दिखाई देता है, क्योंकि हम लगातार उसी शासन व्यवस्था से चल रहे थे, तो ज़्यादा परिवर्तन हम कर भी नहीं सकते थे एकदम से। तो उसका भारतीय संविधान पे पूरा इफेक्ट है। हालांकि बहुत से देशों का इफेक्ट पड़ा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट अगर हम कहें तो ब्रिटेन का ही था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बनाया था, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम तो भारतीय संविधान को सर्वाधिक इफेक्ट करता है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो सर्वाधिक इफेक्ट करता है किसे? भारतीय संविधान को। तो यहाँ जो बात आई वो ये आई कि ये सारी जो हमारा संविधान बना उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इफेक्ट पड़ा। अगली बात, ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। शॉर्ट में अगर हम समझे बात को तो इतना समझिए क्या कि जो भारतीय संविधान के अंदर जो कुछ नया परिवर्तन हुआ या जो जुड़ा या जो बनाया गया भारतीय संविधान में संविधान सभा द्वारा, वो एक दिन का परिणाम नहीं था। इससे पहले यानी 1773 से लेकर के और उसके बाद से लेकर जब भारत आज़ाद हुआ तब तक अलग अलग एक्ट आए, अलग अलग जो शासन व्यवस्थाएं चलानी थी, कभी 20 साल से कभी 10 साल से, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एक्ट आए। उन सबका इफेक्ट कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा था तो कब कम था। जैसे मैंने कहा 1935 का सर्वाधिक इफेक्ट है तो किसी और का कम भी रहा है। तो एक दिन में अगर हम कह दें कि भारत का संविधान बन गया तो बना, तो संविधान सभा बना भी थी और फिर बना, लेकिन इफेक्ट जो था वो 1773 से ही चला आ रहा था। यानी भारत में जो शासन, पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए जो शासन चलने लगा था वो लगभग 1773 से ही शुरुआत कर गया था। तो इसलिए हम सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंट्रोल, पूरी गंभीरता से आगे बढ़ते हुए कि कंपनी का जो शासन था वो 1773 से लेकर के और 1858 तक चला। उसमें सबसे पहली चीज आई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम जब जाने तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। उस समय तो था ही था क्योंकि उस समय देश को रेगुलेट करने के लिए था, और आज भी है क्योंकि उसकी बहुत सी चीजें आज भी इफेक्ट डाल ही रही हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित, सबसे बड़ी बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल हो, वो सिस्टमेटिक रूप से काम करे, नियमित करे, ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी करने बैठ जाए। उस कंपनी के लिए कुछ नियम कानून बने, तो उसको नियमित करने के लिए विशेष रूप से तो यही था, देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना था। जब शासन व्यवस्था कंट्रोल करनी है तो उसके लिए किसको कंट्रोल करोगे? जो लोग शासन कर रहे हैं, तो उनके लिए नियम बने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम बने। और उन्हीं नियमों को हमने क्या कह दिया? रेगुलेटिंग, रेगुलेट होंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिस्टमेटिक चलेगी, एक रेगुलेशन से चलेगी, एक नियम कायदे से चलेगी। तो इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। 1773 में आया था और कंपनी के लिए बना था। ये ध्यान रखना, इस एक्ट का टारगेट कंपनी को कंट्रोल करना था, फिर उस कंपनी के माध्यम से जनता को कंट्रोल करना था, ये तो था ही था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण और पहला कदम था कि किस प्रकार कंपनी को कंट्रोल किया जाए। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासकीय और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दो प्रकार के कार्यों को, कौन कौन से? प्रशासकीय कार्य कि अब कंपनी कुछ प्रशासनिक कार्य कर सकती है, दूसरे कुछ राजनीतिक कार्य भी कर सकती है, और इसका सपोर्ट कौन करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस प्रकार से 1773 के एक्ट में दो पावर कंपनी के पास आ गए, प्रशासकीय और राजनीतिक कार्य करने के। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई, क्योंकि अब एक तरह से कहा जा सकता है कि कंपनी जहां है वहां से ही पूरे देश को रेगुलेट किया जाएगा। पहले कंपनी को रेगुलेट करो, फिर कंपनी के माध्यम से देश को रेगुलेट करो। इसलिए इस पूरे सिस्टम को ही क्या नाम दे दिया गया? 1777 का जो एक्ट आया उसे क्या नाम दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन ध्यान रहे, मूल रूप से कंपनी को नियमित यानी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ऐसा किया गया था। अगली बात देखते हैं। अब बात आती है कि इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, क्या इंपोर्टेंस और क्या विशेषताएं हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की जो प्रमुख विशेषता है उसमें सबसे पहले इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी ना वो यही थी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल था, बंगाल का ही, भारत का नहीं बना, बंगाल का ही। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ठीक। फिर उसकी सहायता के लिए चार सदस्य कार्यकारिणी गठित, मतलब सीधी सी बात, 7 कर जो है सहयोग करने के लिए व्यक्ति तो होंगे, तो 4 कार्यकारिणी के लोग दे दिए गए उसको, एक गवर्नर और 4 लोग कार्यकारिणी के सदस्य, ठीक है। ये पीडीएफ आपको जो है वो जीके बाई डीके का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा,
ठीक है। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, मतलब इस प्रकार के, किस प्रकार के, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में बने हों, ठीक है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, क्या दिक्कत थी, बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर रह जाता, नाम को बदलने की जरूरत क्या थी? वो इसलिए जरूरत थी कि गवर्नर जनरल होगा ना तो वो अन्य गवर्नरों के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो गवर्नर जनरल बने। अगर वो भी गवर्नर ही रहेगा तो अन्य गवर्नरों को कैसे कंट्रोल करेगा? तो बात यहां ये थी कि बंगाल वाले को क्या बना दो, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दो। उससे क्या होगा, उससे फिर बंबई, मद्रास और अन्य कोई गवर्नर बनेंगे वो, उनके ऊपर क्या हो जाएगा, वो जो गवर्नर जनरल है ना वो कंट्रोल कर लेगा। हालांकि नाम वो बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा, लेकिन वो कुछ हद तक उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो जनरल है, ठीक है। इसलिए एक नाम डेवलप कर दिया गया गवर्नर जनरल। तो 1773 के अंदर कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम तो यही किया गया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। तो गवर्नर जनरल बनाया गया और वो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था इस प्रकार का, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बना था, वो था वारेन हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्लियर। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। अब दूसरी बात, जब आपने जो एक तरह से कार्यपालिका की बात करूं, भाई गवर्नर जनरल का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में हो गया वो, एक तरह का राष्ट्रपति मान लो, यानी कार्यपालिका का मुखिया हो गया, कानून को क्रियान्वित करने वाला हो गया। कानून तो चूंकि 73 के एक्ट के तहत बनकर के ब्रिटेन से आ गए थे, तो कानून बनाने वाली संस्था तो यहाँ थी नहीं, कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था की बात थी। तो क्रियान्वित करने वाली संस्था कौन सी हुई, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के कानून को क्रियान्वित तो किया, लेकिन फिर उस कानून को अगर कोई नहीं माने तो क्या चाहिए, न्यायपालिका तो चाहिए। तो इसलिए दूसरी बड़ी चीज की आवश्यकता पड़ी, वो थी न्यायपालिका, और वो डेवलप की गई 1773 के एक्ट में, यानी 1774 में कर दी गई, 1 साल बाद हो गई। और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश बना वो एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश दिए गए। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी में कितने, एक गवर्नर जनरल और 4, 1+4 तो कार्यपालिका में, ये सीधे बोलेंगे तो 1+4 कार्यपालिका में, मतलब गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी, और 1+3 वो न्यायपालिका में, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना। अगली बात, इसके द्वारा अब ये करेंगे क्या, भाई गवर्नर जनरल बनाया आपने, न्यायपालिका बनाई आपने, पूरी सेंट्रल व्यवस्था आपने डेवलप कर दी। अब उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, क्योंकि बंगाल में आपने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। अब वो गवर्नर जनरल जो बन गया वो बंबई और मद्रास के गवर्नरों के ऊपर कंट्रोल तो करेगा। जबकि सब जो पहले की व्यवस्था क्या थी कि सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर अब सब अलग अलग थे, स्वतंत्र थे, बराबर पावर रखते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना है वो मद्रास वाले और बंबई वाले गवर्नरों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, और जो न्यायपालिका बनी वो भी पूरे देश के अंदर काम करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था बनी इस अधिनियम द्वारा। अब ये तो बात हो गई यहाँ तक की, तो अब कर्मचारियों पे कंट्रोल, क्योंकि नियमन तो सबका करना है, बड़े ऊपर वालों का तो कर दिया आपने, कार्यपालिका व्यवस्था पे, न्यायपालिका का तो ऊपर वाला तो हो गया काम। अब साधारण कर्मचारियों की स्थिति, उनको कैसे कंट्रोल करोगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने तय कर दिया कि आप कंपनी जो है ना, कर्मचारी जो हैं वो निजी, मतलब एक तरह से किसी से मुलाकात हुई कि ठीक है तेरी ज़मीन छोड़ देंगे, या तेरी ज़मीन को हम खरीद लेते हैं, या तेरी सामान को हम खरीद लेंगे, ऐसे करके कुछ भ्रष्टाचार चल रहा था, उपहार दिए जाते थे। तो वो उपहार अब नहीं ले सकते, अब आपको ईमानदारी से काम करना है, ठीक है ना। तो ये उपहार लेने वाला सिस्टम था ना, वो बंद कर दिया। तो निजी व्यापार करने, यानी खुद पर्सनल कंपनी खोल ली यहाँ छोटी मोटी, और यहाँ से कमाई डायरेक्ट अपने घर पे पहुँचाने लग गए, वो भी बंद। और व्यापार जो उपहार है, रिश्वत है, वो सब बंद कर दिए गए। मतलब कर्मचारियों पे सीधा डायरेक्ट कंट्रोल ही चल रहा है, नियमन मतलब कंट्रोल। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की गवर्नरिंग बॉडी जो थी, उसके माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण सशक्त हो गया। एक बॉडी बनाएगी, गवर्निंग बॉडी, यानी कंट्रोल करने के लिए बॉडी। क्योंकि भाई आप जब कानून बना रहे हो तो उन कानून चल भी रहे हैं सही या नहीं चल रहे, उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए एक बॉडी बनाएगी, गवर्निंग बॉडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे और पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए बनाए गए।
इस अधिनियम, ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्टर समझ में आ गया। इसने भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब ये डायरेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है ना, जो भी कुछ, जैसे राजस्व के मामले में, नागरिक मामलों में, सैन्य मामलों में, सारी जानकारी यहाँ से लेगा और कहाँ पहुँचा देगा, ब्रिटेन पहुँचा देगा। इस प्रकार से व्यवस्था इसके अंदर चली। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना और उसके माध्यम से कंपनी पर कंट्रोल शुरू हो गया। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब क्या क्या हुआ इसको शॉर्टली समझना। 1773 के एक्ट में क्या क्या मेन चीज हुई, पहले देखो 3 चीजें हुआ करती हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कहाँ थी, ब्रिटेन में। कानून बना के दे दिया, कौन सा कानून, 1773 का एक्ट। कहाँ आया, भारत में। भारत में कौन थे, बंगाल, मद्रास और बंबई के गवर्नर। उन तीनों में से एक को ऊपर उठाया, किसको, बंगाल वाले को, और क्या बनाया उसको, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना दिया। फिर उसके बाद कि भाई ठीक है, ये सबसे ऊपरी व्यवस्था कार्यपालिका बन गई, यानी प्रधानमंत्री मंत्री बन गए। ये कितने बन गए, प्रधानमंत्री एक हो गया और उसकी मंत्री परिषद में 4 आदमी हो गए और वो इस प्रकार से एक मंत्रिमंडल बन गया। जितना हो गई, ठीक है साहब, गवर्नर उसकी कार्यकारिणी बन गई। अब उसकी बात नहीं माने तो कोई, तो न्यायपालिका चाहिए, तो फिर न्यायपालिका बनाई। उसमें एक न्यायाधीश और 3 जो है, एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश बना दिए। तो दूसरा काम भी हो गया। ठीक साहब, अब आ जाओ, 2 मेन काम तो हो गए ना भाई, जो है व्यवस्था, कार्यपालिका और न्यायपालिका तय हो गई। अब बात आती है कि कंपनी भी सीधा कंट्रोल कैसे करोगे, तो कर्मचारियों को रोको। कर्मचारियों को रोकने के लिए क्या करोगे, वो अब कोई रिश्वत नहीं लेंगे और खुद का निजी व्यापार नहीं करेंगे, उसको भी कंट्रोल, कंपनी पूरी कंट्रोल हो गई। अब उसके बाद में ये देखा कि ये सारे के सारे ढंग से काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके लिए फिर क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और वो फिर यहाँ से सारी डिटेल लेकर के ब्रिटेन भेजेगा। इस प्रकार 1773 के एक्ट के माध्यम से एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज की गई वो की थी रेगुलेशन। सबको सिस्टम में, ढांचे के अंदर लाया गया, ठीक है ना, कि सब सिस्टम से चले, राम हवाले न चले, ठीक है ना, सिस्टम से चलने लग जाए। इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने का एक काम किया था। ठीक है, ये था 1773 का एक्ट। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात को महत्वपूर्ण रूप से आप समझो, अब से लेकर के और आखिरी तक जब अब लगातार चलोगे ना, तब तो इसका फायदा। अगर शुरुआत में आप वजह से मान लो, बाद में जो जुड़ेंगे वो तो पहले वाले वीडियो को भी देख लेंगे, ठीक, लेकिन फिर बीच में अगर जहां भी छोड़ोगे ना, तो ये ध्यान रखना कि जो छोड़ा है उसको पहले देखना और उसके बाद आगे बढ़ना। क्यों, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आती है, फिर आगे वाला समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में पहला टॉपिक अपने छोटा ही लिया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक जैसे चार्टर का पूरा एक वीडियो होगा, ठीक है, उसमें 1919 से 1935 के शासन का एक होगा। इस प्रकार से एक एक चीजों को कवर अपन करना शुरू करेंगे, सिस्टम से चलना शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।